अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हमारा टॉपिक होगा। कल हमारे 2-4 दिन पहले चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि जो जालिम हैं उनके हम हाथ भी काटेंगे और टांगे भी काटेंगे, यानी उल्टी डायरेक्शन, सीधा हाथ और उल्टी टांग जो है वो हम काट देंगे। कुरान से बात की थी, कुरान को लेकर बात की थी, उसके ऊपर बात करते हैं। कुरान में ये कहा आया था कि हम आपके हाथ और टांग काट देंगे। अरे किसने कहा था, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बात करेंगे प्लेनेटरी कंडीशन के ऊपर भी, मार्स के ऊपर भी, जुपिटर के ऊपर भी बात करेंगे, खान साहब के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और बनी इसराइल के ऊपर भी बात करेंगे। आप तो गिला कर ही नहीं सकते। आप किस मुंह से गिला करते हैं? आप किस दिल से शिकायत करते हैं? आप तो भेष बदल कर, रूप बदल कर बनी इसराइल बने, जिन्हें आप बिना इसराइल समझते हैं। आज उनके ऊपर कोई फ्रॉन नहीं है, तो बनी इसराइल तो आप है ना। फिर रोते क्यों? वो बने इसराइल को मना किया गया था कि हफ्ते वाले दिन जो है शिकार नहीं करना फिश का, लेकिन वो बहीले बहाने करके, कोई ना कोई करके बहाना वो कर लिया करते थे। हमारे बने इसराइल वाले रमजान को कहते हैं ये तो हमारा सीजन आया है कमाने का, यानी रमजान को उन्होंने अपना सीजन समझ लिया। बरकतों का महीना हम समझते थे कि मनी बरकतें बरसती, वो तो कारोबारी लोगों के लिए बरकतें होती हैं। एक 10 रुपए की चीज 400 रुपए की हो जाएगी। ये रहमत का महीना अजाब हो जाता है लोगों के लिए। हर चीज जो यहाँ पे गैर मुस्लिम है उनका क्या कसूर है कि वो इतनी महंगी चीजें खरीदें आपकी बरकतों के चक्करों में। फिर उस जमाने में जो बहुत 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, और वो बने इसराइल जो लोगों को जो शिकार किया करते थे उनको समझाया करते थे कि मत करो यार, अल्लाह ने मना किया है। और वो जो 24 घंटे 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद में बैठे रहना, तस्बीह फिरते रहना, वो उनसे कहते तुम क्यों बिला अपना उनके साथ बहस करते हो, तुम भी अल्लाह अल्लाह करते रहो हमारी तरह। जब अजाब आया ना, तो अल्लाह ने कहा था कि अजाब वहीं उनके मसल्ले से शुरू करना। तो बचत सिर्फ उनकी हुई जो लोग उन लोगों को हदायत दिया करते थे, कोशिश करते थे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। उन लोगों की बचत हुई, वही बचे, वही मोमिन थे और वही लोग बचे। जो मसल्ले पे थे वहीं से अजाब शुरू हुआ, और जो शिकार करते थे वहीं से शुरू हुआ। आपके लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, आगे मैं करता रहूंगा आपके साथ। हल्की फुल्की मसौकी जो है वो चलती रहेगी आपके साथ, तो खुल के करूंगा आज, भिगो भिगो के करूंगा, खुल के दिल से करूंगा। अब हजरत मूसा फिरौन के दरबार में गए। जब फिरौन के दरबार में जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, तो मूसा को उन्होंने जादूगर समझा कि जादूगर है। अमूमन जितने भी नबी गुजरे इन सबको लोग जादूगर कहा करते थे। तो फिरौन ने भी हजरत मूसा को जादूगर समझा और कहा कि हम भी अपने जादूगर बनाएंगे और फिर आपका जो है मुकाबला करवाएंगे। तो आपको पता है कि इस अरसे में मिस्र बहुत बड़ी उसकी स्टेट थी, बहुत बड़ी जगह थी उनके पास। तो पूरे मुल्क से जो है वहाँ के फिर जो जादूगर जो हैं वो इकट्ठे हुए। 8 महीने लग गए इस चीज को। कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं थी। 8 महीने के बाद, 6 से 8 महीने इस जो है समा को बांधने के लिए, मेले को बांधने के लिए हुआ, और खुले दरबार में पूरे अवाम के सामने हुआ। तो जब वो तमाम जादूगर मिस्र के बढ़कर आए हुए थे, वो स्थिति में कि चलो अगर हम कामयाब हो गए तो फिरौन की तरफ से इनाम शनाम मिलेंगे। तो जब सारे जादूगर इकट्ठे हुए तो उन्होंने जब अपना जादू दिखाने की कोशिश की, तो देखा, तो वो देखा सांप बन गए। तो हजरत मूसा ने भी जो कुछ किया, जादूगर वो समझ गए थे कि हजरत मूसा ने जो कुछ किया है ये जादू नहीं है। तो जो जादू करता है उसे पता चल जाता है कि यार क्या चीज, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ ना, मेरे सामने कोई एस्ट्रोलॉजी करेगा तो मैं बन यार ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, किधर से बोल रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, चाहे वो वेस्टर्न करे या इंडियन करे, जो उनसे मर्जी करे एस्ट्रोलॉजी, मैं समझ जाऊंगा यार ये कहाँ से बोल रहा है, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, मैं समझ जाऊंगा। और जिसको नहीं आती हो, मुझे पता होगा यार ये बस मोंगिया ही मार रहा है। तो उस वक्त के जो जादूगर थे ना, वो समझ चुके थे कि मूसा जादूगर नहीं है, ये जो कुछ है ये अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। तो उन्होंने खुले दिल से ऐलान किया
कि हम ऐलान करते हैं, मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाते हैं। ये उन जादूगरों ने सबने किया कि हम मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाते हैं। तो उस वक्त का जो फ़िरौन था, बादशाह था, उसे कहा मेरे से पूछे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर आपने सलाम कबूल कर लिया, मूसा के खुदा पे ईमान लेकर आ गए, मेरी परमिशन के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर, मैं तुम्हारे उल्टे हाथ और सीधा टांगे काट दूंगा। ये बात की थी उसने, क्योंकि वो उस वक्त का बादशाह था ना। अब मूसा उनके लिए कौन थे, आप समझ गए होंगे। तो उन जादूगरों को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे उल्टे एंटी क्लॉकवाइज बाजू और पांव काट दूंगा। तो उन जादूगरों ने जो जुमला बोला बड़ा बहुत कीमती था कि ऐ मेरे खुदा, अब मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ये उन जादूगर का वर्ड्स था कि अब मौत आए तो ईमान की हालत में है। अब हम पहचान गए, अब चाहे तो चाहे पांव काट या हाथ काट, हमें कोई परवाह नहीं। ये था कुरान के यहाँ पे जहाँ पे कहा गया था कि हाथ और पांव काट दिए जाएंगे। फिरौन हज़रत मूसा को, और हज़रत मूसा के जो हवारी थे, सॉरी, फिरौन के जो शाही दरबारी थे, वो जो बिजनेसमैन थे, मुलायत थी और दूसरे भी थे, उन्हें लगा कि ये मूसा की स्टेट यानी स्टेटस गो को तोड़ है, हमारी जो बादशाह चल रही है उसको चैलेंज किया जा रहा है। ये टक्कर थी सब, क्योंकि रसूल तो जब भी आता वो तो इनकलाब लाते हैं। जितने भी रसूल गुजरे हैं वो सब इनकलाब लाए। वो उस वक्त की ताकत से लड़ते थे। ये तो फैक्ट है। ये था असल वाकया कि किसको कहा गया था और वो कौन लोग। तो फिर उन्होंने क्या कहा था कि मौत आए तो फिर ईमान की हालत में आए। और ये हमारे बने इसराइल जो आज है, उनकी हालत आपके सामने है। वो कहते हैं कि रोजे हमारी तो सीजन है कमाने का, यहाँ बड़े आप सैरियां हो रही हैं जी, इफ्तारियां हो रही हैं जी, और कई लोग बेचारे भूखे मर जाते हैं। थर में भूखे भूख से मर जाते हैं, अथोपिया में बच्चे भूख से मर जाते हैं। कहाँ जाती है हमारी ज़कात? अगर ईमानदारी से, पूरी दुनिया में ईमानदारी से अगर ज़कात सही तरह 8 से 10 साल तकसीम हो ना, तो दुनिया में गुर्बत खत्म हो जाएगी। सिर्फ 8 से 10 साल के अंदर, जैसे पहले कभी हुई थी। लेकिन आज तो जितना बड़ा मजहबी, जितना बड़ा मौलवी, जितना बड़ा आलिम, वो गरीब होने की बजाय तो वो तो अमीर होता चला जाता है। उसकी जायदादें बढ़ती चली जाती हैं। करते कुछ है नहीं, ये काम शाम कोई नहीं करते, इनके इनकी जायदादें बढ़ जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ जाती हैं। समझ नहीं आती कैसे बढ़ती हैं। अच्छा, अब 24 फरवरी को मार्स जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, सीधा हो रहा है। मार्स एक्शन का कारक है, मार्स सिक्योरिटी इदारों का कारक है, फौज, पुलिस, डॉक्टर्स, बुचर्स, कसाई जो होते हैं उनका कारक है, एक्शन का कारक है, जोश का कारक है, जिसमें जो ब्लड है उसका कारक है। अब 24 तारीख को वो डायरेक्ट हो रहा है जमनाय में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, वो कैंसर में ही है, नीच का ही है। अब वो 24 को जब वो स्काई में ऊपर जो वो सीधा हो रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और जब ये सीधा होगा तो सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग लग जाएगी, क्योंकि जब ये जमनाई में रेट्रोगेट था तो ये पिछले घर का असर दे रहा था, यानी कि टॉरस का, जहां राहु बैठा हुआ है। राहु के साथ हो रही थी, नहीं होती, सैटर्न के साथ तो ट्राइंग नहीं हो रही थी। अब ये सीधा हो गया, सैटर्न के साथ ट्राइंग होगी। फिर इसने हाउस भी चेंज करना, वापस नीच के घर में जाना है अप्रैल में। जब अप्रैल में ये जाएगा, मार्च के एंड और अप्रैल में शुरू में जाएगा, तो फिर जून तक तो इधर ही रहेगा ना नीच का। पहले भी तो आया था ना, डर खौफ आ गया था, जज्बात में गलत काम हो रहे थे, आने वाला फिर दोबारा। तो फिर क्या होगा? अच्छा, वो कौन सा मार्स है जो सारी दुनिया की फौज को तबाह कर देगा, सारी दुनिया की सिक्योरिटी को तबाह कर देगा? सिर्फ ये 12 से पाकिस्तान में देखेगा वो मार्स। क्या मार्स प्लैनेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है? क्या वो मार्स जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे है? मार्स तो यूनिवर्सल सबके लिए कैसा होगा?
अगर यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो मार्स के तो बाकी दुनिया में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। जमनाई में बैठा था, एयर एलिमेंट में बैठा था, फायर एलिमेंट है, मार्स फायर है, जमनाई एयर है। वो एयर क्रैश हुए थे ना, आग लगी थी ना। वो मार्स में जाने की बातें जो करते हैं, वो आग नहीं बुझा सके थे, अल्लाह की मदद आई थी, बुझी आग। तो ये मार्स मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्स आएगा तो ठीक हो जाएंगे हालात। तो भाई क्या सिर्फ पाकिस्तान के ठीक होंगे? पाकिस्तान के तो बाय बर्थ भी मार्स जमनाई में बैठा हुआ है, आज भी उधर ही बैठा। नेचुरली इसको मेलिफिक कहा जाता है, और मून के साथ बैठा है जो चिटिंगा कारक है। मार्स जहां बैठा हुआ है और मून जहां बैठा है, उसे दूसरे घर में सारे बैठे हुए, सन भी बैठा है, सैटर्न भी बैठा, मरकरी बैठा। मून जो है अवाम का प्लेनेट होता है, वो अपने से 12वें में बैठा मार्स के साथ। और इस तरह हमारे फौज में माशाल्लाह बेशुमार टैलेंटेड आदमी है, बेशुमार लोग होंगे जिनका जुपिटर 9th हाउस में होगा, उनका मार्स एक्सॉल्टेड का भी होगा, कि सारे चीफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। मार्स अगर जुपिटर 9th हाउस में है, तो कैरियर से तो भाई वो 12th हाउस में बुरा है। ये खाली जुपिटर अगर 9th हाउस में होगा से चीफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे, मेरी समझ से तो बाहर है भाई। ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान में होती है, मेरी समझ से बाहर है। और फिर वो योग लग रहा है जी, धनों का योग लग रहा है, फलां योग लग रहा है। भाई 5वां 9वां लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, धन योग कहा जाता है, 11वां और दूसरा भी, 5वां 9वां भी, ये इन्वॉल्व होंगे। ये तो बेशतर एस्ट्रोलॉजरों का ये नहीं पता कि धन योग और राज योग, पंच महापुरुष राजयोग को पता कितने राजयोग है, पता कितने योग है। कल मैंने परसों अपनी सन से एक बताया था कि सन से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सन से दूसरे घर में बाकी हम 3 प्लैनेट को अब निकालते हैं, राहु केतु और मून को निकालते हैं। तो सन से दूसरे घर में मार्स हो तो आदमी बड़ा ऑनेस्ट होता है, डाउन टू अर्थ होता है, लोगों की हेल्प करने वाला होता है, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है। सन के साथ सैटर्न हो ना तो बड़ा कमीना होता है, लोगों की औरतों के ऊपर नजर रखता है। हाँ, मालदार जरूर होता है, ये तो है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जिसका सन दूसरे घर में सैटर्न है, चेक कर लीजिएगा। आप अपनी भी कुंडली जो जानते हैं वो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा क्या होगा। अब यहाँ पे जुपिटर 9th हाउस में होने से पता कितने हमारे फौज में होंगे ऐसे काबिल आदमी जिनका जुपिटर 9th हाउस में, सैटर्न में उनका ताकतवर होगा, नौकरी का कार्य तो वही है। और फिर बड़े ओहदे पर जाना, सन एक्सॉल्टेड में होना जरूरी है। फिर ज्यादा घरों में, D9 में, D10 में, D60 में, मेजोरिटी घरों में वहां पे देखा जाएगा ना, खाली जुपिटर 9th हाउस में। और फिर वो कौन सी डील है कि जी वो बाहर निकाल रहे हैं कि आप बाहर आ जाएंगे, डील कर रहे हैं। अच्छा, वो मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी होती रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा डील ही होती रही ना। जब भी हमारे सियासतदान फंस गए तो वो डील करके गए, क्योंकि वो एक रीत चली आ रही है, एक रवायत चली आ रही है हमारे अंदर, उस रवायत से हम बाहर निकल नहीं पाते। तो हम समझते हैं कि डील से ही होगा। बट डील तो लेनी ही पड़ेगी, वाकई सही कहा, लेकिन लेनी किसने है मैं तो बहुत दफा बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। डील तो होगी, 100% होगी, पर लेनी पड़ेगी। अब देनी नहीं पड़ेगी, अब लेनी पड़ेगी। ये बताया ना, मार्च आने वाला है। और फिर 29 मार्च को सैटर्न हाउस चेंज कर रहा है। ये 4 बड़े प्लैनेट्स, सैटर्न बहुत बड़ा प्लैनेट, 2.5 साल के बाद हाउस चेंज करता है। जब सैटर्न हाउस चेंज करता है ना, तो जेन्युइन लोगों की जिंदगियों में और मुल्कों लेवल के ऊपर बड़ी तब्दीलियां आती हैं। आज से 30 साल पहले 96 से लेकर 98 तक ये इधर रहा पाइसिस में। उस वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान देख लें, 30 सालों में पूरा सर्कल ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। अच्छा, ये लोग हमारे कहते हैं कि जी मार्शल आए और जिया साहब के दौर में ऐसा नहीं हुआ, अयूब के दौर में ऐसा नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ, तो जमहूरियत में ऐसा रहो। जमहूरियत रही कब है हमारे यहाँ? वो भाई प्लानिटरी कंडीशन तो देखो ना।
अब जो जो कुछ हुआ वो दुनिया में पहले कभी हुआ? जब भी सैटर्न कैंसर से कैप्रिकॉर्न में होता है ना, बड़ी तबाही फिरती, बड़ी दुनिया मरती। जब कैंसर में था ना, तो सुनामी आई थी, ढेर सारी दुनिया मर गई। फिर कैप्रिकॉर्न में आया तो पता ही है फिर आपको क्या हुआ 2020 और 19 में क्या हुआ था। अब पाइसिस में फिर वाटर एलिमेंट में आ चुका है, आखिरी जोडिक है, दुनिया को बदलने जा रहा है। तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं बदलेंगे? हम वो जरा वो है अपना तोता मैना की कहानी सुनने वाले आदमी, बढ़ के हमसे लगवा लो, करना हमने कुछ है नहीं। वो एक हमारा भाई साहब है यहाँ पे, वो लाल टोपी वाला, वो फतवे जारी करता फिर रहा है। जिस शख्स को काफर मीनिंग का मतलब नहीं पता, काफर कहते हैं इंकार करने वाले को, छुपाने वाले को, नाशुक्र करने वाले को। तो नाशुक्री कौन कर रहा है आज? छुपा कौन रहा है? हम ही लोग छुपा रहे हैं ना, नाशुक्री भी हम कर रहे हैं, छुपा भी हम रहे हैं। तो काफिर तो फिर वही हुए ना। कुरान ने तो कभी काफिर अपना अपना नसारा को, यहूदी को, मुशरिकीन को कभी काफिर नहीं कहा। कुरान ने तो ईमान ले आए, उस पर अमल करने ना करने वालों को काफिर कहा। तो कौन लाया ईमान और कौन मुड़ के? अपनी अजीब अजीब कहानियां, स्टोरी वो बनी, स्टोरियां जो सुनी हुई हमने, वो जी मोहम्मद बिन कासिम आया, एक लड़की के खत पे आया, एक लड़की के खत पे आया, दो लड़के ले गए यहां से। हिस्ट्री तो यही है ना, क्या छुपाएंगे सिर्फ। खान साहब के चार्ट के ऊपर भी बात करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी होगी, इसको पार्ट 2 करेंगे। खान साहब के चार्ट पे थोड़ी सी बात शुरू करता हूँ। खान साहब लिब्रा लगन है, टॉरस में इस वक्त जुपिटर चल रहा है। और खान साहब के जो मेजर बड़े प्लैनेट जो है, मरकरी, सन एंड सैटर्न, वो 12वें घर में है, बाय विर्गो में है। जुपिटर से वो ट्राइंग में है। आज जुपिटर जब सीधा हुआ है तो अब 17 डिग्री का हो चुका है। खान साहब का सन, जो अगर हम देखें, खान साहब का सन विर्गो में 18 डिग्री पे बैठा हुआ है। सन इज अ पॉजिटिव, इज अ मरकरी इज अ पॉजिटिव, सैटर्न इज अ पॉजिटिव, इज अ डेस्टिनी ब्रेकर जो होते हैं मून, मार्स एंड राहु एंड केतु, ये डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं, उन लोगों के लिए भी होते हैं। अगर मार्स का काम आप कर लें या मून से रिलेटेड काम कर लें या राहु केतु से रिलेटेड काम कर लें, उनको यूज किया जाता है। किस तरह यूज करना है हमारे यहाँ तो लोगों को भी नहीं पता किस तरह यूज किया जाता है। तो सन जो है खान साहब का जो है 1834 के ऊपर है, 17 पे घूम रहा है। पहली क्वेश्चन 18 डिग्री के ऊपर आ जाना मार्च को। फिर सैटर्न जो है उनका 23 डिग्री के ऊपर है, तो मार्च में तो आना। फिर सैटर्न ने भी तो निकलना ना, छोटे घर में आना। फिर विर्गो का सैटर्न भूल जाएगा, फिर पाइसिस का सैटर्न होगा, वो देखेगा सन को और मरकरी को, और वो देखेगा राहु को। राहु इज ए ब्रेकर, लेकिन राहु को वो यूज करते हैं, फॉर्म पूरे साथ उनके साथ है। इस चार्ट के ऊपर अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बात करूंगा, और खान साहब की एग्जैक्ट डेट भी निकालेंगे, मंथ भी निकालेंगे कि वो कब पॉसिबिलिटी को बाहर आ सकते हैं। मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।